हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस करेंट अफेयर्स एवं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। देखिए 47 है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 47 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी लॉस एंजिल्स। तो भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजिल्स में किया गया है। जून 2020 में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जून 2020 में यूएसए के लॉस एंजिल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के पहल पर यूएन के तत्वाधान में 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। भारत में योग दर्शन के जनक पतंजलि हैं। पतंजलि द्वारा योग सूत्र, योग शास्त्र पुस्तक लिखी गई है। योग में मूल रूप से 7 चक्र होता है। अब चलिए देखते हैं 48। कहता लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका बी ऑप्शन यानी रस्किन बॉन्ड। तो देखिए लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कहता एग्री ए रिवर रेन इन द माउंटेन आत्मकथा है। ये द रूम ऑफ द रूफ, ए लाइट, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, 7 खून माप और दी ब्लू अम्ब्रेला ये रस्किन बॉन्ड की प्रमुख पुस्तकें हैं। अब चलिए देखते हैं कि हाफ अ लाइफ, उसके बाद है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस। ये पुस्तक जो है वीएस नाइपॉल का है। स्मोक एंड एसेज, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपिनियन हिडन हिस्ट्रीज के लेखक अमिताभ घोष हैं। अब चलिए देखते हैं 49। कहता 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह जो है यह खाली स्थानवां संविधान संशोधन विधेयक है। तो 49 का जो राइट आंसर होगा बी 128वां। तो देखिए 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस महिला आरक्षण बिल को 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा के पटल पर रखा गया है। यह महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 नाम से लाया गया है, जिसे दोनों सदनों से प्राप्ति कर दिया गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 50 का बी ऑप्शन श्रीलंका। सितंबर 2023 में श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल मैच जीता। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने आईसीसी क्रिकेट के 4 खिताब जीते हैं। 8वां आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार विश्व कप विजेता बनी। अगला T20 पुरुष विश्व कप जुलाई 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइंस का क्वेश्चन चालू होता है। 51 कहता निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ए ऑप्शन CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद जुड़ जाती हैं। जैसे देखिए ZnS। अच्छा, उसके बाद देखिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का विस्थापन होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
कहता चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। इसका ए ऑप्शन। देखिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप आदर्श जलवायु मानी जाती हैं। चावल गर्म जलवायु प्रदेश की मुख्य फसल है जो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन जैसे देशों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक जल की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो 53 का ए ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। उष्णकटिबंध क्षेत्र में उच्च तापमान होता है और भारी मात्रा में वर्षा भी होता है। इस कारण विविधता अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। इन वनों में रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल जैसे हैं पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पैम्पास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में पियरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स कहते हैं, मध्य एशिया में स्टेपी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए कहता है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ग्रेफाइट। तो ध्यान दीजिए कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट अष्टफलकीय संरचना की होती है। इसकी एक परत दूसरे पर आसानी से फिसलता है। कार्बन के प्रमुख अपरूप है जैसे ग्रेफाइट, हीरा एवं फ्लोरीन। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक हो तो वह अच्छी किस्म की मानी जाती है। नेक्स्ट है स्पंज क्या होता है। तो 55 का डी ऑप्शन। क्या होता है, जीव होता है। तो स्पंज एक जीव है। इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। यह संघ पोरीफेरा का जंतु है। ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। संघ पोरीफेरा के अन्य उदाहरण हैं जैसे साइकोन, स्पोजिला, यूस्पोंजिया इत्यादि। सन 1969 में R.H. व्हिटेकर ने जंतु वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। ये 5 जगत हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनेमिलिया। देखिए कि ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, डेविल फिश। 56 एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ए एवं बी। यानी यदि इसे 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। ठीक है, तो देखिए जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। क्या होता है, तो इस पर सबसे अधिक होता है जिसके कारण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन यानी मास बट्टा वॉल्यूम। यानी क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक होगा kg/m³। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जल का आयतन घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर आयतन बढ़ता है एवं घनत्व घटता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर आयतन बढ़ता है तथा घनत्व
घटता है। 57 है भूमंडलीय तापमान का मुख्य जो कारण है किसकी वृद्धि है। तो 57 का सी कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान का मुख्य जो कारण है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना है। CO2 जो है, CO2 गैस पृथ्वी के ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकता है। CO2 गैस के ठोस रूप को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। CO2 गैस के कारण ही मुख्यतः ग्रीन हाउस वायुमंडल में बन जाता है जो वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ओजोन यानी O3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC आदि गैसें शामिल हैं। ग्रीन हाउस उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के दहन, उद्योगों, मोटर वाहनों, धान की खेती, पशुओं की चराई और रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि से होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुत सी दवाओं से खाली स्थान निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 58 का डी ऑप्शन ये होगा यकृत। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए पोर्टर तथा थॉमसन ने एडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। तो रुखरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। चलिए देखते हैं 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि। 59 का होगा डी। ये जो है केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशिकीय क्रिया की घटना के चलते जो है बढ़ता है। अब केशनली में द्रव की ऊंचाई केशनली की त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए कि वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशनलियाँ टूट जाती हैं और पानी ऊपर न आ सके, वो मिट्टी में नमी बनी रहे। ठीक है, वर्षा का बूंद गोल पृष्ठीय तनाव के कारण होता है और ब्लॉटिंग पेपर भी स्याही को शीघ्र सोख लेता है, वो भी केशकत्व के कारण। अब चलिए देखते हैं 60 राइबोसोम की संरचना में होती हैं। तो बी ऑप्शन RNA तथा प्रोटीन्स। राइबोसोम्स की संरचना में 40 से 60% प्रोटीन और 60 से 40% RNA होता है। राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री कहा जाता है। यह एक झिल्ली विहीन कोशिकांग है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम दानेदार संरचनाएं होती हैं जिनकी खोज पादप कोशिका में रॉबिन्सन व ब्राउन तथा प्राणी कोशिका में पैलेड ने किया था। देखिए रासायनिक रूप में राइबोसोम में दो भाग होते हैं, एक तो प्रोटीन और एक होता है RNA। प्रोटीन संरचनात्मक व एंजाइमेटिक दोनों प्रकार के होते हैं। RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। 61 का डी ऑप्शन। तो देखिए रेफेमिसन तो यक्ष्मा के रोगियों के लिए प्रभावशाली औषधि होती हैं। यक्ष्मा रोगियों के लिए एथेम्ब्यूटिल, आइसोनियाजिड और पाइरिनाइमार्ड आदि जो है महत्वपूर्ण दवाएं हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कहता जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है। 62 का सी कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो क्षारीय विलयन फिनोल्फेथिलीन ने के गुलाबी लिटमस का नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है।
क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता है। 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 63 का सी ऑप्शन। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह कथन गलत है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आर्द्रता के बढ़ने से वायु का घनत्व घट जाता है, जिससे वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब है कि तापमान बढ़ने पर वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है। ऐसी दशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। कोई पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं, जिससे घनत्व गर्म करने पर कम होते हैं। ठोसों के घनत्व अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए 64 है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। 64 का बी तुलसी। तो शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा तुलसी को प्रदान की गई है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसियम सेक्टम होता है। यह एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय औषधीय पौधा है। तुलसी पौधों का उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोग के उपचार में किया जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पादप जगत को भी जो है कई सारे भागों में जो है बांटा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो बी ऑप्शन। तो देखिए जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना उपजित लक्षणों को वंशानुगत सिद्धांत से संबंधित हैं। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद जीव के विकास को बताता है। सर्वप्रथम पृथ्वी का जलीय जीव की उत्पत्ति हुई और किंग कोबरा, नाग, क्रेत आदि काफ़ी विषैला सर्प माना गया है। अब देखिए कि प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। ठीक है, डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी जो है यह अल्फ्रेड रसेल वेलेस। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें खाली स्थान का अभाव होता है। तो 66 का जो होगा सी यानी कोशिका भित्ति। प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। विषाणु रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए, डीएनए की उपस्थिति होती है। विषाणु में जैविक क्रियाएं, श्वसन, उत्सर्जन आदि का अभाव होता है। विषाणु को निर्जीवों के समान क्रिस्टल बनाया जा सकता है। अब देखिए 67 क्वेश्चन नंबर 67 है कि क्वथन होता है। तो देखिए इसका ए ऑप्शन। क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर। क्वथनांक को एक निश्चित तापमान है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। गलनांक का वह बिंदु जिस पर तापमान पर कोई पदार्थ गलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस जल का उबलने का तापमान है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 68 है कि 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो ए ऑप्शन यानी क्या है, तो Mg। तो देखिए कि एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बी ऑप्शन। ठोसों के बारे में गलत कथन है कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस पदार्थ की जो वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था में द्रव के कण आपस में निकट होते हैं जिसके कारण इनमें उच्च घनत्व होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, तो डी ऑप्शन। तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए क्या होगी? अधिकतम। लेंस की फोकस दूरी को ये समानुपाती होता है प्रकाश के रंग के तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है ये होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए न्यूनतम होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कृत्रिम उपग्रह में सरलोलक का आवर्तकाल होगा, ए ऑप्शन अनंत। कृत्रिम उपग्रह में सरलोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। ठीक है, अब देखिए कि गर्मी के मौसम में लंबाई बढ़ता है, यानी सरलोलक आवर्तकाल का। ठीक है, और आवर्तकाल जो है देखिए तो गर्मी के मौसम में लंबाई बढ़ता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, और घड़ी जो है सुस्त हो जाता है। वहीं ठंडा के मौसम में लंबाई घटता है, आवर्तकाल घट जाता है और घड़ी जो है तीव्र हो जाती है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है। नीचे दिए गए नीचे चित्र दिखाए गए हैं, विद्युत परिपथ में जो है उपकरणों के नाम लिखे हैं, तो देख लीजिए ये लिखा हुआ है। उत्तर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी वोल्ट मीटर और अमीटर। तो देखिए कि अमीटर जो है इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए है, तो इसका आधार जो है वोल्ट मीटर और अमीटर है। ठीक है, अमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है, तो 73 का बी ऑप्शन। तो विद्युत धारा से बल्ब का जलना, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग खाली स्थान जगत होता है, तो 74 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ये क्या होता है? तो ये होता है प्लांटी। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग प्लांटी जगत का भाग होता है। टेरिडोफाइटा वर्ग के प्लांट में पुष्पों और फलों की अनुपस्थिति होती है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में अच्छी तरह विकसित जड़ें, तना और पत्ते होते हैं। क्या होते हैं? तने और पत्ते होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। और देखिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से टेस्ट सीरीज 6 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह है कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर लेक का क्षेत्रफल लगभग
82,100 वर्ग किलोमीटर है। सुपीरियर लेक यूएसए एवं कनाडा के मध्य स्थित है। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान तथा ईरान देशों के सीमा तक फैला हुआ है। अब देखिए कि 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कैस्पियन सागर फैला हुआ है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील हुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, ये ओडिशा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, ये ओडिशा में स्थित है, जो खारे पानी का एक लैगून झील है। यहाँ पर जो है 9 सेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प जो है लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। यह योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ करना था। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग पर समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सबसे कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 3 का बी ऑप्शन, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हेनरी बैक्यूरेल और मेरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी को संयुक्त रूप में से दिया गया था। मैडम क्यूरी के बेटी और दामाद को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक जॉन बी गुडेनफ सबसे उम्र दराज, जबकि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है, जबकि अन्य सभी श्रेणी का पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। केवल शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये 10 दिसंबर को नॉर्वे में दिया जाता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। तो ये की थी सरोजनी नायडू। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धरासना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासना की नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया, किंतु इसके पूर्व ही गांधी को गिरफ्तार कर 5 मई 1930 को यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किंतु उनकी भी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इनाम साहब ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश व देश की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला जो है विदेशी अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्होंने स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो देखिए 5 का राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, यानी कृषि कर। ग्राम पंचायत जो है कृषि कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति है। इसके अंतर्गत जो है होल्डिंग कर, व्यवसायों व्यापारियों पर कर, जल कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि सम्मिलित किए जाते हैं।
कृषि पर आयकर राज्य सरकार लगा सकता है, आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो शेयर करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।